अब पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं इस सवाल को। इसमें लिखा है टू थिन डाइइलेक्ट्रिक स्लैब्स of dielectric constant K1 and K2 are inserted between the plates of a parallel plate capacitor as shown in the figure. देखो दो स्लैब दिख रहे हैं. The variation of electric field between the plates with distance d is correctly shown by. अब आप यहां देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो E होती, पर कहां कहां, ये देखो जहां जहां एयर प्रेजेंट है वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड E है. अब पहला जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E/K1 होनी चाहिए, और दूसरा जो है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E/K2 होनी चाहिए, है कि नहीं? मतलब ये तो कंफर्म बात है कि स्लैब के अंदर कम होनी चाहिए, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि फर्स्ट में वो दिखा रहे हैं कि स्लैब के अंदर ज्यादा. सेकंड भी गलत है, क्योंकि फर्स्ट के अंदर तो कम दिखा रहे हैं पर सेकंड के अंदर ज्यादा दिखा रहे हैं. अब एक है थर्ड, एक है फोर्थ. फोर्थ में अंदर फील्ड 0 दिखा, पर फील्ड अंदर 0 तो सिर्फ मेटल्स की होती है ना, डाइलेक्ट्रिक की तो नहीं होती. तो यही ऑप्शन सही है. बताओ क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? यस सर. ओके सर. अब इसके बाद यहां पे मैं लिखता हूं, एक हेडिंग है ये, कैपेसिटेंस ऑफ अ capacitor in which a dielectric slab is placed. अब ये आप देखिएगा, ये प्लेट्स हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस पर Q, इस पर -Q. अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E, वो होती है Q/A∪0. अब यहां पर इसकी थिकनेस, पूरी जो थिकनेस है, ये डिस्टेंस, ये D. मैंने क्या किया, मैंने एक स्लैब रख दिया. अब ये जो स्लैब है इसकी थिकनेस E है. और ये स्लैब पहली प्लेट से कुछ x1 डिस्टेंस दूर है और दूसरी प्लेट से कुछ x2 डिस्टेंस दूर है. तो ये लिखा जा सकता है x1 + t + x2 = d, यानी x1 + x2. इट विल बी d - t. अब यहां एयर है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी, यहां एयर है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E होगी, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E/K. ये है पॉजिटिव प्लेट,
पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल सपोज V1 है और नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल V2 है, तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, इस वजह से पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, नेगेटिव का कम होगा। तो जो डेल्टा V होगा, जिसको कि हम ये कह सकते हैं, ये होगा, आप देखो कोई आदमी अगर यहां पे खड़ा हो जाए तो जब वो चल रहा है तो पहले x1 डिस्टेंस वो एयर में चला, तो इलेक्ट्रिक तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस आया वो E इंटू x1 आया। फिर उसके बाद t डिस्टेंस चला वो E बाय के में, उसके बाद x2 चला वो E में, तो ये टोटल पोटेंशियल का डिफरेंस आया। तो डेल्टा V की वैल्यू आई, E कॉमन ले लिया, x1 प्लस t बाय के प्लस x2, तो डेल्टा V आया E, अच्छा x1 प्लस x2 प्लस t बाय के, अच्छा x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा, d माइनस टी हो जाएगा, तो हो जाएगा E और d माइनस टी प्लस t बाय के। नाउ व्हाट इज E? E is Q upon A epsilon naught into d माइनस टी प्लस t बाय के। तो ऐसा किया जाए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो A एप्सिलॉन नॉट इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू Q d माइनस टी प्लस t बाय के। शायद आपको याद हो डेल्टा V जो होता था वो Q बाय C के बराबर होता था। तो Q और Q कैंसिल, तो यहां से C की जो वैल्यू आई वो आ गई A एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये d माइनस टी प्लस t बाय के, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस t बाय के। अब ये तो हो गया पूरा ये। अब आप कॉपी कर लें इसको, इतना कॉपी कर लीजिए। और जब कर लें कॉपी तो मुझे बता दीजिएगा। सर हो गया सर। हो गया, अब ये वाला कर लो। सर हो गया सर। हो गया।
डन? यस सर। कर लो कॉपी कर लो। सर हो गया। ओके, तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इस सवाल को आप ट्राई कीजिए। दिख रहा है या थोड़ा और इसको बड़ा किया जाए? सर एक मिनट, थोड़ा ऊपर कर दो, लास्ट को लाइन। ये लो। देखिए ट्राई करके इसको। इसमें d/2 डिस्टेंस तक वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरा हुआ है, तो इसमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होना चाहिए A एप्सिलॉन नॉट बाय d माइनस कितनी थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, d/2, 1 माइनस 1/k। और 1 माइनस 1/3 तो क्या होता है, 2/3। तो C आ गया A एप्सिलॉन नॉट बाय d माइनस d/3, तो 2d/3 हो गया। A एप्सिलॉन नॉट बाय 2d/3। है कोई ऐसा ऑप्शन? देखें, फोर्थ ऑप्शन है। आ गया समझ में? बताइए। ठीक है, अच्छा, तो ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए, ये वाला A एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी प्लस d/k। अगर मान लीजिए ये तो एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसकी जगह सर ये नोट करना था ये वाला। लो, करो कॉपी कर लो। हो गया सर। अच्छा, अब ये तो हो गया एक स्लैब। इफ वी हैव मल्टीपल dielectric slabs, ये है प्लेट्स, जिनके बीच का डिस्टेंस है d, और
एक ये K1, इसकी थिकनेस है T1, और एक दूसरा K2 और इसकी थिकनेस है T2। तो इस केस में ना जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस, अब जैसे पहला है उसकी थिकनेस T1 है ना, तो माइनस T1 प्लस T1 बाई K। फिर जो दूसरा है उसके लिए माइनस T2 प्लस T2 बाई K2। ये समझ में आया? ये समझ में आया कि जितने स्लैब हो उनके लिए माइनस टी प्लस टी बाई के करना है, माइनस टी प्लस टी बाई के। अंडरस्टूड? बताओ। यस सर। अब ये सर अगर यहाँ पर एक और थर्ड होता तो इसमें माइनस T3 प्लस T3 बाई K3 कर देते, बिल्कुल। अच्छा ओके। अब यहाँ पे एक और है कि अगर इफ वन स्लैब completely fills the space between the plates of the capacitor। अगर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरी जगह भर दे, अब जैसे पूरी जगह कैसे भर दे, जैसे मान लीजिए दो प्लेट्स हैं इस तरह से, और आपने ना इनके बीच में कोई ऑयल भर दिया, तो ऑयल एक नॉन कंडक्टर है, तो लिक्विड भरने से क्या होगा, इसलिए लिक्विड डाइलेक्ट्रिक ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि लिक्विड की मदद से आप पूरी जगह भर सकते हैं, सॉलिड की में तो हो सकता है कुछ खाली रह जाए। अब ऐसे केस में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है वो दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसके बराबर हो गई ना। तो ऐसे केस में हम लोग अगर फॉर्मूला लगाएं तो वो ये होगा, देखो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T की जगह फिर से D प्लस T बाई के, यानी D बाई के। तो ये आ गया K ऊपर, ये वाला पॉइंट समझ में आया? सर एक बार ये वाला दोबारा बता दो। भाई T की जगह D रख दिया, तो फॉर्मूला जो D माइनस T प्लस T बाई के होता है, तो T की जगह देखो ना D रख दिया, तो क्या हुआ, नहीं हुआ क्लियर? अच्छा, अगर मान लो ये कैपेसिटर खाली होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, यहाँ एयर होती है, तब अगर इसका कैपेसिटेंस में C नॉट लिखता तो वो ये होता ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई जैसे एयर अगर हो तो कैपेसिटेंस C नॉट है, तो डाइलेक्ट्रिक पूरा भरने पर ऑन completely filling a dielectric C naught becomes KC naught।
किसी को इस पॉइंट में डाउट? तो सी नॉट बिकम्स केसी नॉट और सी इज केसी नॉट। हाँ तो सही तो है, सी की वैल्यू केसी नॉट ही तो आ गई। इसका मतलब जो पहले सी नॉट था पूरा भर दिया तो क्या बन गया, के सी नॉट नहीं बन गया। हाँ जी। मतलब कि सिंपल क्या करना है, के से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। अब देखो सिर्फ नोट करना। हाँ लो करो। ठीक है, मतलब एक्चुअली ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, तो इसलिए अब अलग से इस पॉइंट पे सवाल नहीं देते वो कि सी नॉट बिकम्स के सी नॉट। पर जैसे मान लो कभी ऐसा हो, ये देखो ये पूरा डिस्टेंस तो खैर डी है, और एक स्लैब की जगह दो स्लैब मिल गए, एक की थिकनेस T1 K1 और T2 K2, और दोनों ने मिलके इसको पूरा भर लिया, ठीक है। ये इसकी प्लेट्स हैं। तो अब आप ये देखिए ना, जो कैपेसिटेंस होगा वो ये होगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस T1 प्लस T1 बाय K1 माइनस T2 प्लस T2 बाय K2। और यहां पर यह भी देखा जा सकता है कि T1 प्लस T2 डी के बराबर है, तो C आएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय, देखो D है माइनस T1 है माइनस T2 है, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2। इस कॉन्सेप्ट को देखो, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा अब यहां मैं लिखता हूं, इफ इंस्टेड ऑफ टू स्लैब्स वी यूज वन स्लैब, अगर दो स्लैब की जगह हम एक ही स्लैब यूज करते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है सपोज, तो फिर इसका जो कैपेसिटेंस आता वो ये आता ना, अगर इन दोनों को कंपेयर करते,
तो कंपेयर करके आप लिखते के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 by K1 प्लस T2 by K2। ए एप्सिलॉन नॉट कट जाता। अब दोनों का अगर रेसिप्रोकल ले लेते ना तो ये 1 अपॉन जो है ये हट जाता, तो ये आ जाता D by K इज इक्वल टू T1 by K1 plus T2 by K2। And what is D here? D is this अब थोड़ा सा ये आसान हो गया। तो ये जैसे प्लेट के बाद पहले एक स्लैब रखा, फिर दूसरा स्लैब रखा, पहले स्लैब की थिकनेस T1 थी, दूसरे की T2 थी, पहले का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 था, दूसरे का K2 था। तो हम अगर चाहें तो दोनों की जगह एक स्लैब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस स्लैब की का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस फॉर्मूले से मिल जाएगा, T1 प्लस T2 अपॉन K इज इक्वल टू T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2। सर दोनों केस में नेट कैपेसिटेंस सेम है। हाँ, हमने ये तो कहा कि अगर दो स्लैब की जगह हम एक स्लैब इस्तेमाल करते तो उसका ये आता। अब वो एक स्लैब कब इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बराबर होगा, जब जो कैपेसिटेंस दोनों को मिला के आ रहा हो वही इस एक को मिला के आ जाए। यस सर। तो ये आता। तो देखो इस पे कोई क्वेश्चन दिया हो तो, इस पे नहीं जा, मैं खुद ही देखता हूँ। देखो ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है। इन दोनों प्लेट्स का जो एरिया है ना वो है 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है d वो है 4 मीटर, ठीक। अब इनको हमने 3 स्लैब से भर दिया। इस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 10, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 15, ठीक है। सारी वैल्यू दे रहा हूं। ये पहले की थिकनेस है 1 मीटर, दूसरे की 2 मीटर, और तीसरे की फिर 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, और डिस्टेंस है 4 मीटर। एरिया है 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमसे पूछा गया है कि फाइंड नेट कैपेसिटेंस एंड नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 15/7 और कैपेसिटेंस 75/28। हो सकता है यार आंसर एक्चुअली मेरे को पता नहीं, पर मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ। देखो एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है नेट का, T1 प्लस T2 प्लस T3, यहाँ देखो पूरी जगह भरी हुई है ना, डिवाइड बाय K इज इक्वल टू T1 बाय K1 प्लस, अभी लिखा अपन ने फॉर्मूला,
1 plus 2, 3, 3 plus 1, 4. 4 by k is equal to 1 upon 5 plus 2 upon 10 plus 1 upon 15. तो 4 upon k is equal to, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 30. 5 6 जा, अच्छा 10 3 जा तो 6 ये आ गया, 15 2 जा, तो ये आ गया 4 upon k is equal to 14 upon 30. तो k आ गया 60/7. क्या ये समझ में आया? k 60/7. Yes, sir. और एक बार k मिल गया ना, तो c जो होगा ना नेट, वो होगा सिंपल k c नॉट, k और एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d. तो 4 1 जा 4 15 जा, 15 5 जा 75. ये 75/7. कोई अगर हो डाउट तो बताओ. समझ में आया कैसे निकालें के नेट और कैसे सी नेट निकालें? अच्छा, जब भी स्लैब ऐसे रखे हो ना, जैसे देखो यहाँ स्लैब कैसे रखे हैं आप देखिएगा. सपोज ये प्लेट है, एक प्लेट और ये दूसरी प्लेट. तो ऐसा हो रहा है ना कि प्लेट के बाद एक स्लैब रखा है, फिर एक और रखा है, फिर एक और रखा है. तो ये जो होता है इसको अपन कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स. अब जैसे ये वाला है, देखो इसको करके देखो. पूरे स्लैब की थिकनेस तो d थी, तो d/2 और d/2. ये k1 और ये k2. चलो, कहा जाता है कि फाइंड नेट. इक्वली आधे आधे बट गए. कोई कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, 2a epsilon naught k1 k2 upon अरे ये नहीं लिखेंगे यार. epsilon naught k1 k2 upon b k1 plus k2. अरे के नेट निकालना है, सी थोड़ी कोई पूछ रहा है. Sir, 2k1 plus d/2 plus d/2 whole divided by k is equal to d/2 divided by k1 plus d/2 divided by k2.
तो d/2 प्लस d/2 तो d हो गया ना, तो ये आ गया d बाय प्लस d बाय, तो ये देखो दोनों जो 2 है ना नीचे, इन दोनों को कॉमन लेके इधर रह जाओ तो ये बन जाएगा 2/k। समझ में आया ये वाला पॉइंट? यस सर। अच्छा अब एक और चीज देखना, सीरीज कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। सीरीज मतलब एक के बाद एक लगे हो स्लैब, एक प्लेट से दूसरी प्लेट के बीच में। ये देखो ये है, 2 प्लेट है, तीन है, इसकी d/3, 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 और k1 k2 k3। इसके लिए फाइंड k-net। समझ गए लॉजिक? यस। अब ये वाला एक ये लास्ट और कर लो। अच्छा एक चीज और देख लेना, यहाँ पे प्लेट ऐसी थी वर्टिकल, तो स्लैब भी वर्टिकली लगे हुए थे। यहाँ देखो प्लेट्स हॉरिजॉन्टल हैं, तो स्लैब भी हॉरिजॉन्टली लगे हुए, k1 k2 k3, ठीक है ना? अच्छा ये वाला कर लो। अच्छा k-net निकालने का क्या फायदा है? कोई फायदा है k-net निकालने का? नेट कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस सीधा k-net इंटू c आ जाएगी ना। अब जैसे ये वाला है, इसको कर लो। ये है भाई, इसके लिए फाइंड k-net। सर 3/k-net इक्वल टू 1/k1 प्लस 2/k2। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2d/3 है ना k2, तो इसको खुद से ये मान सकते हो ना कि ये d/3 k2 और d/3 k3, तो क्या लिखेंगे 3/k-net, 3 हिस्से कर दिए, उसमें एक हिस्से में k1 है, दूसरे में k2 है, और तीसरे में भी k2 है। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा सीरीज को पहचानने का एक तरीका और है। जैसे आप ना अगर k1 k2 को एक बार देखेंगे तो k1 किसी एक प्लेट के कांटेक्ट में है और k2 किसी दूसरी प्लेट के कांटेक्ट में है ना। अगर आप इसकी जस्ट ऊपर वाले को देखेंगे तो k1 ऊपर वाली प्लेट के कांटेक्ट में है, k2 तो किसी प्लेट के कांटेक्ट में है ही नहीं,
K3 नीचे वाली प्लेट के कांटेक्ट में है, और इसमें आप देखेंगे K1 लेफ्ट वाली प्लेट के कांटेक्ट। मतलब सीरीज का मतलब होता है कि कैपेसिटर्स कभी भी सेम प्लेट के कांटेक्ट में ना आए। क्योंकि अगर मान लो ऐसा हो गया, जैसे कि एक ये वाला देखना, ये और ये, अब मान लो हमने क्या किया, हमने इसके दो हिस्से कर दिए ऐसे, यहां पे एक स्लैब डाल दिया K1 थिकनेस का, और यहां पर एक स्लैब डाल दिया K2 थिकनेस का। अब आप देखिए जो पहला वाला स्लैब है ना, वो जिन प्लेट्स के बीच लगा है, जिनसे टच कर रहा है, वो दूसरा भी उन्हीं से टच कर रहा है या नहीं? मतलब वही प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2 आर इन कांटेक्ट विद K1 एंड प्लेट नंबर 1 एंड प्लेट नंबर 2 आर इन कांटेक्ट विद K2। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? ऐसा कॉम्बिनेशन जो होता है ना, ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब्स। अब इसको क्या है, देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। आप ये देखिए, अगर मैं इसका थोड़ा सा 3D व्यू बनाने की कोशिश करूं, तो ऊपर वाली प्लेट ये है, ये है, ये नीचे वाली प्लेट, ये देखो, ठीक है। अब इनके बीच में ऐसे स्लैब डले हुए हैं, देखो एक ये देख पा रहे हो, और एक अब आप मुझे समझ में आया डायग्राम, ये वाला से वाला? यस सर। हाँ, क्या कोई भी स्लैब पूरे प्लेट के एरिया को घेर पा रहा है? नो। नहीं, प्लेट इज बीइंग शेयर्ड, प्लेट को शेयर किया जा रहा है दोनों स्लैब में। तो अब मान लो कि जो ये वाला एरिया था, ये वाला था एरिया A1, जो ये वाला एरिया था प्लेट का, ये वाला था A2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ना इसको बीच में से काट देते हैं ऐसे। तो ये ना दो स्लैब हो जाएंगे, दो कैपेसिटर बन जाएंगे। देखो एक ये और एक, पहले के अंदर K1 भरा हुआ है, दूसरे के अंदर K2 भरा हुआ है। तो पहले का कैपेसिटेंस होगा K1 A1 एप्सिलॉन नॉट बाय डी,
K1 A1 एप्सिलॉन नॉट बाय डी, दूसरे का होगा K2 A2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यही होगा ना। अच्छा, ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप देख सकते हैं साफ साफ दे आर इन पैरेलल। तो जो सी नेट आया वो आया दोनों का साथ। ये देख, बताओ। अच्छा, अगर मैं यहां लिख दूं कि इफ ओनली वन स्लैब इज फिल्ड, तब तो जो कैपेसिटेंस होता है वो ये होता ना, के A1 प्लस A2 एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अब दोनों को कंपेयर कर देते हैं। के तो के नेट कितना हुआ? ये देखो ये आ गया। बताओ ये के नेट क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब ये वाला देखो, देखो ये दोनों, इसका K1 इसका K2 और एरिया आधा आधा A/2 और A/2। अब बताओ के नेट कितना आएगा? सर K1 plus K2/2। सही बात है, क्योंकि क्या लिखेंगे अपन, K1 A/2 प्लस K2 A/2 अपॉन A/2 प्लस A/2। तो K1 प्लस K2 और A/2 आ गया ऊपर और डिवाइड बाय A आ गया नीचे। ये देखो
ये हुआ क्लियर? अच्छा, ऐसे में 3 लगा देता पैरेलल में तो K1 plus K2 plus K3 बाय 3, K1 प्लस K2 प्लस K3 बाय 3 हो जाता, ठीक है ना? Yeah. अच्छा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद आती है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब जिसमें सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो। जैसे कि एक ये एग्जांपल आप देखें, ये देखो, ठीक है, इसमें कह रहे हैं फाइंड करो ट्राई, है ना? 1 मिनट बाद रिज्यूम करते हैं, 1 मिनट बाद। क्यों भाइयों, आप लोग सो रहे हैं क्या? पीयूष, नयासा, सौरभ, मंत्रा, चैनिका, चैनिका ने तो अभी आंसर दिया भी, खुशी, सौम्या, शगुन। सर हाँ सर 2K1 K2 plus K3 K1 plus K3 K2 by 2 into K1 plus K2। ओह, इतना बड़ा आंसर आ गया। अनिकेत, Yes। अंजलि, अंकिता, कहाँ हो भाई? अंकिता, आनंद, Yes sir. अंकिता, कुछ समझ में आ रहा है तुमको? Yes sir. अच्छा, तो तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो ना, तुम आंसर दे रही हो। करो, इसको ट्राई करो, ठीक है? 1 मिनट बाद रिज्यूम करो। तो इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ, ये एक कॉम्बिनेशन है और एक ये कॉम्बिनेशन है ना? जो पहला वाला है उसमें चाहो तो ये लिख सकते हो, ये समझ में आया? K3 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय D। बोलो। Yes sir. Yes sir। राइट वाले में देखो 2 स्लैब है, राइट वाले में 2 स्लैब है, तो इसके लिए पहले तो 2/K1 2/K
इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, यानी 2/k इज इक्वल टू K2 K1 अपॉन K1 प्लस K2, है ना, सही है। तो इससे K जो आया ना इन दोनों का मिला के वो आ गया K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, सही है ना ये। अच्छा, अब इसका जो K मिल गया हमें, तो मतलब 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 होल इनटू A/2 एप्सिलॉन नॉट बाय 2 K2 upon K1 plus K2 plus K3. अच्छा, फाइनल आंसर बता रहे हो? K1 K2 upon 2 Yes. नहीं वो तो सही है, पर हाँ ठीक है। अब जैसे इसमें देखो ये आ गया, तो ये कितना बन गया K3 A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D प्लस ये कितना बन गया K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 और A एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब ये जो दोनों हैं, इन दोनों को ऐड करके जो नेट कैपेसिटेंस आया उसको लिख सकते हैं K नेट और A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D कट गया, तो K नेट आ गया तो K1 K2 अपॉन ये हमें क्वेश्चन में ये बनता है A/2 मतलब हाफ ही है एरिया। ये लिखा था कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। ओके सर, और सर अगर बाई चांस ना भी गिवन हो तो हम A/2 ही लेके चलेंगे ना? हाँ, अगर मान लो एरिया वो दे दें क्या A/3, कुछ नहीं दिया हो तो फिर तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि इक्वल विड्थ है, इक्वल एरिया है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने इसको ऐसे काटा, अगर मैं इसको ऐसे काटता तो कोई दिक्कत होती क्या? सपोज मैं ऐसे सोचता कि इसको यहां पे काट दो ऐसे, ये K1 था ना, ये K2, अच्छा ये K3 पूरा था तो ये K3 और K3, और फिर मैं सोचता कि इसको मिला के एक कैपेसिटर बना लूं, ये देखो इसको मिला के एक बना लूं और फिर दोनों सीरीज में। तो क्या कुछ गड़बड़ होती क्या? या दोनों से आंसर एक जैसा आ जाता? सर ये दोनों अलग अलग कैपेसिटर में आपने बताया था ना, ऊपर वाला डायग्राम बना के कि ये दोनों अलग अलग कैपेसिटर बनाएगा, K3 ऊपर जो लेफ्ट वाला है। ये कह रहा हूँ नहीं, इससे नहीं, उससे भी ऊपर आपने एक बनाया था ना राइट में, तो यहाँ पर नहीं है बहुत, हाँ ये वाला, ये वाला, हाँ ये जब उसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन जहाँ लिखा है ना, हाँ उसके राइट में, हाँ आपने बताया था ना कि जो अगर ये दोनों साइड से जुड़े हुए हैं तो मतलब वो दो अलग अलग कैपेसिटर बनाएंगे, तो फिर हम मतलब एक कैपेसिटर का एक पार्ट को कैसे जोड़ सकते हैं? अच्छा, तुम ये क्या, नहीं क्या कोई ऐसे नहीं सोच सकता ये कॉम्बिनेशन ऐसी है?
ऐसा सोचने में कुछ गलत है क्या, या ये सही सोचा जा सकता है? सर बताओ। कुछ तो बोलो यार, कुछ भी बोलो, मतलब हाँ नहीं कुछ तो बोलो। मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ऐसे मान नहीं सकते इस सीरीज में? सीरीज में होने की भी वो सेम प्लेट्स के बीच में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सेम प्लेट्स के बीच में। नहीं, पैरेलल में होने के लिए होना चाहिए। सर कर सकते हैं मेरे हिसाब से ऐसे। अच्छा देखें, ये देखो, ये वाला केस था ये। अगर मान लो कोई इसको मानता, देखना ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं, उसको कॉपी मत करना। कोई कहता है कि यार ये दो कैपेसिटर है, ये D/3, ये 2D/3, ये K1 भरा है, ये K2 भरा है, और वो कहता है चलो सॉल्व करके देखता हूँ। K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D/3, और ये है K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय 2D/3, है ना? और दोनों पैरेलल में, तो 1/C नेट इज इक्वल टू 1/, और इसमें सी नेट को वो लिख देता 1/C नेट की जगह के, और सी नेट को A एप्सिलॉन नॉट बाय D। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? यस सर। यस कुछ तो समझ में आ रहा होगा क्या किया जा रहा है। A एप्सिलॉन नॉट कट जाता तो सेम रिलेशन तो आ जाता। देखो 3 इधर ले जाते, 3 को इधर, इसका मतलब कि अगर ये सीरीज में मान ले तो भी वही आंसर आ रहा। तो सर ये तो सीरीज में ही थे। है ना? बिल्कुल, मैंने कब कहा? तो मैं इनको सीरीज में नहीं मान सकता क्या? मान सकते हो सर? नहीं मान सकता। देखो क्यों? क्योंकि अगर आप इनको सीरीज में मानते हैं तो सीरीज में मानने से क्या होगा, पहले आप ये मानेंगे कि K1 K3 पैरेलल, Yes. फिर ये मानेंगे K2 K3 पैरेलल, और फिर इनका कॉम्बिनेशन सीरीज है कि नहीं? यही मानोगे अगर मानना तो। हालांकि बहुत लोगों को ये लॉजिक पता नहीं है, कई बार बताने के बाद भी समझ में नहीं आता, और एक बार नीट में एक सवाल भी गलत लॉजिक पे दे दिया। ठीक है देखो, लेकिन ये और ये पैरेलल तब होंगे, सोचो पैरेलल क्या होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, है कि नहीं? अब Yes, sir. Yes, sir. जो ऊपर वाला है उसमें K1 का पोटेंशियल डिफरेंस E/K1 होगा, जबकि K3 का पोटेंशियल डिफरेंस E/K3 होगा। क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? नो सर। तो फिर कैसे पैरेलल में मान सकते हो? इसीलिए ये तरीका गलत है ना। ये तरीका बिल्कुल सही है, ये वाला, क्योंकि इसमें क्या है,
देखो एक बार आपने ये बना लिया, ये वाला बना लिया और ये बना लिया, तो उसके बाद ये वाला सिस्टम भी इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में लगा, ये वाला भी इस प्लेट और इस प्लेट। अब इस प्लेट का तो पोटेंशियल सेम ही है ना, जो लेफ्ट में हो चाहे राइट में। हुआ क्लियर? बोलो। इसीलिए Yes. हाँ, इसीलिए जब भी कभी ऐसा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का आए ना, हालांकि बहुत ज्यादा टेम्पटिंग होता है, मैं बताऊं आपको, गलत करना इसको। अभी अभी अपन देखेंगे और अभी भी आप लोग गलत करेंगे, देखिएगा। बहुत ज्यादा टेम्पटिंग होता है, लेकिन बस समझना चाहिए कि मतलब हमेशा पहले पैरेलल सीरीज देखो, सीरीज मतलब प्लेट को तोड़ो हमेशा। अब जैसे ये वाला कॉम्बिनेशन है, इसको देखो, हाँ यहाँ लिख देता हूँ। एक देखना, एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का एक एग्जांपल, ये और ये। एरियाज भी बराबर हैं, डिस्टेंस भी सब d/2 है, एरिया a/2। इसके लिए फाइंड सर K1 K2 by K1 plus K2 plus K1 K3 by K1 plus K3। और गलत तरीके से करो, वो भी आंसर बताओ। देखो जब इसको करेक्ट मेथड क्या है, कि इसको यहां से काट दिया जाए ना, और ये बन जाए। समझे क्या है करेक्ट मेथड? ऊपर वाले का, इधर वाले का आ जाएगा 2k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 नेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इधर वाले का आ जाएगा 2k1 k3 अपॉन k1 प्लस k3। अब दोनों पैरेलल में हैं, तो इनका आ जाएगा दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, तो k नेट आ जाएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 प्लस k1 k3 अपॉन k1 प्लस। करेक्ट मेथड। रॉन्ग मेथड क्या है? रॉन्ग मेथड ये है कि k1 का एक अलग बना दिया, k2 और k3 का अलग बना दिया,
ऊपर वाला तो K1 ही है, नीचे वाला जो है उसमें आ जाएगा, और अब आधे आधे बटे तो ये आएगा 2/K नेट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/, बोलो भाई इसका करेक्ट मेथड तो समझना जरूरी है ही, रॉन्ग मेथड भी समझना जरूरी है। किसी को कोई डाउट तो बताए। बोलो। क्लियर है सर। क्लियर है? यस सर। क्योंकि एक बार ना एग्जाम में एक सवाल आया जिसमें सही ऑप्शन तो कोई था नहीं, सही मेथड से देखा जाए, गलत मेथड वाला ऑप्शन था, सब वही टिक करके आ गए। हालांकि टिक करते समय मैक्सिमम लोगों को ये पता नहीं कि ये गलत है, तो इसी को सही मान के कर लेते। क्योंकि कई किताबों में मुझे समझ नहीं आता कि वो क्यों ऐसा कुछ भी लिखते रहते। ये देखो ये वाला, ये आया था 2016 में। ये देखो K/3 is equal to 1/K4 plus 3/K1 plus K2। अब देखो सही मेथड से करते अगर तो ऐसा करते ना, इसको ऐसे काट देते, ये देखो प्लेट्स को, जो सबसे लेफ्ट वाला होता उसके लिए लिखते 2K1 K4 अपॉन K1 प्लस K4, दूसरे के लिए लिखते 2K2 K4 अपॉन K2 प्लस K4। समझ रहे हो या किसी को डाउट हो रहा है कि ये कैसे आ रहा है? तीसरे के लिए लिखते 2K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4, और इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देते ना, तो K नेट आता। बताइए। यस सर। है ना? अगर गलत तरीके से करते तो क्या करते हैं हम, देखो हाउ टू डू बाय द रॉन्ग मेथड। ये तीनों एक बन जाते, ये एक अकेला हो जाता है ना। अब ये तीनों अगर एक बन जाते तो ये बनता K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइड बाय 3, और एक अकेला होता K4, और फिर ये और ये सीरीज में होते, तो 2/K नेट इज इक्वल टू 1/K4 प्लस 1/। आया समझ में? दिस इज द रॉन्ग आंसर एंड दिस इज द राइट आंसर। लेकिन अब आप ये चारों ऑप्शन देखिए,
पहला तो खैर गलत ही है, दूसरा भी गलत दिख रहा है, तीसरा देखो, तीसरा भी गलत ही है। नहीं तीसरा सही है यार, मतलब तीसरा भी है तो गलत ही, पर एक ही ऑप्शन और चौथा भी, इसीलिए थर्ड हो गया। समझ में आया? सो ये बाय चांस हो गया ना, मतलब हम तो कभी ऐसे रॉन्ग आंसर नहीं करेंगे ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तभी तो मैंने आपको गलत तरीका सिखाया और ये बताया कि ये क्यों गलत है। लेकिन क्या है, कई लोग इसको गलत नहीं मानते, हालांकि आंसर भी दोनों से अलग अलग आता है। तो ये तो ऑब्वियस बात है ना, एक सही होगा तो एक गलत ही होगा। यस सर। है ना? लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जब आंसर ही चारों ही आंसर गलत है तो उसमें से जो सबसे सही है लॉजिकली जो सब गलत है वो अपन ने मार्क कर दिया। तो क्लियर हुआ ये वाला आपको? यस सर। अच्छा रुको यार, एक देखता हूँ, एक आध और सवाल होते। वैसे मुझे लगता है कि अब तो स्लैब वाला लॉजिक क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट तो नहीं रह गया स्लैब में? अब रुक जाओ, एक बार कैपेसिटर जरा देख लें। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बता दिया है, कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ने वाला भी बता दिया है, स्लैब वाला बता दिया, स्फेरिकल कैपेसिटर बता दिया मैंने। स्फेरिकल कैपेसिटर स्टार्टिंग में हाँ बता दिया था ना। अच्छा अब देखो, एक दो मतलब वैसे दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट 98% फिनिश। 1-2% जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो और बता देता हूँ, जैसे कि केसेस ऑफ स्फेरिकल, ये मैं आपको सब, ये ऐसे टॉपिक है ना जो थोड़ा सा समझ से बाहर हो जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। देखिए ये वाला केस था एक, ये ए और ये बी, और यहां हमने इसकी अर्थिंग की। इसका कैपेसिटेंस आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, अगर हाँ ठीक है, अब अगर मान लो अर्थिंग नहीं करते, मान लो ये कर देते, तो इसका कैपेसिटेंस ये नहीं आता, समझे, कुछ और आता। कैसे? देखो मान लो इस प्लेट को प्लेट 1 कह देते, वो अंदर वाले स्फीयर को 1 कह देते, बाहर वाले को 2 कह देते, तो आप ये देखिए 1 और 2 ने मिलकर एक कैपेसिटर बनाया। है या नहीं? हाँ। और 2 जो है ना, वो कहते हैं 2 की जो बाहर वाली सरफेस है वो एक कैपेसिटर इन्फिनिटी के साथ बना रही है। इन्फिनिटी के साथ मतलब ऐसा हो गया कि कोई 3 नंबर की जो प्लेट है ना, 3 नंबर की प्लेट वो इन्फिनिटी पे होगी, उसके साथ बना रही। तो 1 और 2 और 2 और ये आ गए सीरीज में। अब देखो 1 और 2 का तो खैर निकालना बड़ा सिंपल है, पता ही है ऑलरेडी। इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BC अपॉन C माइनस B होना चाहिए, लेकिन C होना चाहिए इन्फिनिटी, है ना। तो इसको देखो लिखने का एक तरीका देखना है इसका, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B लिख देता हूं यहां अपॉन C अपॉन C करके 1 आ जाएगा माइनस B अपॉन C। अब अगर मैं C को इन्फिनिटी रखूं तो ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B अपॉन 1 माइनस 1 B अपॉन इन्फिनिटी 0 हो गया, 1 माइनस 0 सिर्फ ये आ गया।
तो वो कहते हैं ये दो कैपेसिटर है, एक ये और एक ये, और दोनों सीरीज में है, तो इनका नेट होता 1/b माइनस ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। तो नहीं 1 प्लस 1/c2 होता है ना। सर हाँ बोलो। फिर अगर ये 1 माइनस बी बाई सी 0 आ गया तो हम इसको इन्फिनिटी नहीं मानेंगे। अरे c इंफिनिटी है ना, तो b बाई सी 0 आया ना। अच्छा okay. तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, तो b माइनस ए प्लस देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b है तो a, ये कट गया। तो सही है ना, मैंने सी नेट आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, बस यही आया। बस देख लो कहीं मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी ना। तो अगर ये ऐसे ही रखे होते, ऐसे ही मतलब बिना अर्थिंग के, तो इनका कैपेसिटेंस कितना था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। बोलो भाई, इतना समझ में आया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो, बताओ। सर स्क्रीन लैब हो रही है, 1 बाई सी नेट के बाद कुछ हो ही नहीं हो रहा है। तो एक बार एग्जिट करके एंटर करके देखो ना। ओके एक और बताऊं, एक और तीसरा, उसमें वो कहते कि ये है और ये है, और बाहर वाले की जगह अंदर वाले की अर्थिंग करती है। इसका कैपेसिटेंस निकालो, तो निकाल के दिखाओ इसका कैपेसिटेंस आपको। किसी को याद है कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला होता था Q अपॉन डेल्टा V। अब हमने क्या किया, इस प्लेट को कुछ चार्ज Q दे दिया, तो जैसे ही हमने इसको चार्ज Q दिया ना, इस पे Q डैश आ गया इस दूसरे वाले पे। अब ये Q डैश कितना होगा देखें, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0 होना चाहिए, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा K Q डैश अपॉन A प्लस K Q अपॉन B इज इक्वल टू 0। तो K Q डैश अपॉन A इज इक्वल टू माइनस K Q अपॉन B। तो Q डैश की वैल्यू आ गई माइनस Q A अपॉन B। ये समझ में आया क्या? पहले बताइए, Q डैश समझ में आया?
Yes, sir. अब आपने चार्ज दिया किसको, आपने बाहर वाले स्फीयर को चार्ज दिया, तो बाहर वाले स्फीयर पर ही पोटेंशियल निकालेंगे आप। सपोज V पहले 0 था, बाद में V हो गया, तो V कितना हुआ, जो Q है उसकी वजह से तो हुआ KQ अपॉन B, और जो Q डैश है उसकी वजह से हुआ KQ डैश अपॉन B, यानी कि V हुआ K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा Q अपॉन B, और ये हो गया माइनस QA अपॉन B, और एक B पहले से ही है, समझ में आया, मैंने Q डैश को लिख दिया, तो V कितना आ गया, एलसीएम में आ गया B स्क्वायर, तो Q के साथ आ गया B माइनस A। तो जो कैपेसिटेंस होता है ना, वो ये होता है ना चार्ज अपॉन डेल्टा V, तो चार्ज अपॉन कितना पोटेंशियल हो गया Q B माइनस A और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर, तो इसका कैपेसिटेंस आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर अपॉन B माइनस। अंदर वाले की अर्थिंग कर दो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर अपॉन B माइनस A आ जाता है, बाहर वाले की अर्थिंग कर दो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A आ जाता है, और किसी की भी अर्थिंग ना करो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A आ जाता है। कोई कर रहा है कॉपी क्या? कम से कम फॉर्मूला जरूर याद करें ये वाला, अंदर वाले की अर्थिंग करें तो क्या होता है। ठीक है, अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज, मान लीजिए ये एक स्फीयर है, यहां लिख देता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ, यार ये मतलब मैं लिखवाता तो हूं इतना, अब आप लोग अगर पढ़े नोट्स तब है ना। ये देखो, ये दो स्फीयर है, एक का रेडियस R1 दूसरे का R2, और दोनों के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है ना वो है D। तो इनका जो कैपेसिटेंस होगा ना वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2 माइनस 2/D।